दोस्तों क्या हाल चाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जो हमें ये बताता था कि सेंट्रल मेटल के पास जो भी लिगेंड्स आते हैं, जो अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देते थे, अगर कोई मोनोडेंटेड है या फिर कोई भी जैसे ही, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे करके वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते थे। ये सारी बातें कैसे वहाँ पर वो उसके साथ बॉन्ड बनाते थे और बियॉन्ड द लिमिट हमारा सेंट्रल मेटल कैसे उनके बॉन्ड को एक्सेप्ट करता था, उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था कि वहाँ पर कैसे हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लगता था, और हाइब्रिडेशन की मदद से हम लोग देखते थे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बना है वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग देख चुके थे। लेकिन मैंने आपको बताया था उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वो बता नहीं पा रहे थे कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, कौन वीक लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे एक एजम्पशन मान करके वो कर रहे थे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो अब उसको तो हमने देखा यहाँ पर, लेकिन आज हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या हो जाती है, थोड़ा सा एडवांस है, जो वहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा सा एडवांस है, चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब इसके अलावा भी और जो कमियाँ रहती है उसको और हायर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में बस यही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या होता है। इससे पहले तक की जो भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनका कहीं 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 ये कहना था कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं। तो जा करके वहां पर क्या हो जाता था, बताओ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें ये बताता है कि मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होता है एक्चुअली वो प्योरली आयोनिक होता है। ये कौन बोलता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता है। ठीक है, आगे चल के यही कहीं कहीं के ड्रॉबैक के भी कुछ रीजन्स बनते हैं, लेकिन ये तो अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड के बारे में आपको बताता है, और क्या होता है कैसे होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं पर कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड्स का मतलब क्या हो जाता है? हम जानते थे कोई कैटायन और एनायन आपस में बॉन्ड बनाते थे तब तो आयनिक बॉन्ड बनता था। तो सवाल है तो यहाँ पर कहाँ से कैटायन और एनायन बन रहा है? तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल मेटल तो हमारा कोई ना कोई आयनिक, वहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन तो होता ही है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर कोई आयंस बना लेता है वहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो हमारे लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो एनायनिक लिगेंड्स हो जाते हैं, माइनस चार्ज के साथ आ सकते हैं, या तो जो हमारा लिगेंड्स होगा वो न्यूट्रल होगा लेकिन उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सवाल है तो चलो एनायनिक है तो माइनस लग रहा है वहाँ पर, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो वो कैसे वहाँ पर किसी चार्ज का काम करेगा? तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है जो एनायनिक लिगेंड्स है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, और जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर, आप बताओगे डाइपोलर कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे, डाइपोलर कंपाउंड जैसे अगर पूछा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट उसके पास होगा ही होगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही आपको बताया कि वो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं, कौन? न्यूट्रल वाले। और नेगेटिव वाले क्या हो जाता है, वो एक एनायनिक, बताओगे वहाँ पर पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं, रीड करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता भी, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। कहा कि दिस इज द मोर एडवांस थ्योरी एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्स द ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच वे आर नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द मेन पॉइंट्स आर, इनके कॉन्सेप्ट्स के मेन पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट्स अगर इनका हम देखें, ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया, वहीं से सारी एक एक पॉइंट्स बना करके लिखा गया। कहा गया इट एज्यूम दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा होता है? प्योरली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज मानते हैं कब? इन केस ऑफ एनायन। जब हमारा लिगेंड्स एनायन होगा तो उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। और नेक्स्ट आपको कहता है एंड डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर वो न्यूट्रल है तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह करता है? डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। फिर आगे और आपको क्या बताता है यहां पर, कहते हैं 5d ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम या फिर आयंस हैव अ सेम एनर्जी दैट इज देयर डिसअटेड। जो हम डी की बात करते हैं यहाँ पर, इनका पूरा मेन कॉन्सेप्ट जो होगा आपको पता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल उसके डी ऑर्बिटल्स पे ही बेस्ड है।
ठीक है, उसी का ही पूरा खेल है। जो सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल्स है उनके ऊपर ही पूरा बेस्ड है। कह रहे हैं कि जब वो आइसोलेटेड है, सिंगल, अभी वहां पर कोई लिगेंड्स वगैरह नहीं आया, तो अकेला है कोई हमारा सेंट्रल मेटल, चाहे वो अपने एटॉमिक फॉर्म में चाहे आयनिक फॉर्म में हो, तो उनके पांचों d ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, एनर्जी सेम होती है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं ना भाई, ऐसे दिखाते हैं वहां पर 1 2 3 4 एंड 5। पांचों d ऑर्बिटल्स को हम ऐसे एक साथ दिखाने का मतलब ये बताता है कि उसको कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल्स। फिर बताया कि हाउएवर व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जब कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा तो फिर कहा गया कि लेकिन डिस्ट्रॉय द डिजनरेशन ऑफ दीस ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स नाउ हैव डिफरेंट एनर्जीज। कह रही है जो पांचों लोग साथ में रह रहे हैं, जब लिगेंड्स इनके करीब आएगा, कौन आ जाता है, लिगेंड्स, तो इनको क्या कर जाता है, तोड़ देता है, इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग कर देता है। पांचों एक एनर्जी लेवल पर नहीं होंगे, अब वो कहीं और एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे। क्या होगा अभी मैं आपको, वही तो हमें सीखना है यहाँ पर, कैसे तोड़ेगा, क्या करता है। फिर आपको यहाँ पर कहता है द मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आइदर 6 और 4 लिगेंड्स सराउंडेड द मेटल गिविंग द ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। देखो ज्यादातर पढ़ने के लिए तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, बहुत जगह आपको 2 भी मिल सकता है, लेकिन मेनली मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वाला और क्या देखने को मिलता है हमें, ऑक्टाहेड्रल वाला, ये दो देखने को मिलता है, और यही आपके सिलेबस में, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे होगा, वो सारी बातें तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताऊंगा कि तभी आप जाकर के चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा डी ऑर्बिटल्स का ही पूरा खेल है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब डी ऑर्बिटल्स को समझना। ठीक है, उसमें स्प्लिटिंग नाम की कोई चीज होगा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, ऐसे ही क्यों टूटा, वो सारी चीजें आपको समझनी है। और उसको समझने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं फिर आपको बताता हूँ डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिटल्स तो मैं आपको बता दूं, वैसे हम सबको पता है डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, डी ऑर्बिटल्स को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, हमारे होते सबके एनर्जी लेवल सेम है जब डिजनरेट होते हैं, लेकिन इसमें से क्या हो जाता है कि अगर इनको दो पार्ट में आपको बांट के दिखाऊं, तो मैं आपको बताऊं यहां पर कि हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, होते हैं 5, और 5 में से अगर हम बात करते हैं, 3 ऐसे होते हैं जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं ऑर्बिटल्स, और 2 ऐसे होंगे जो अलोंग द एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। तो पहले तो हम इसको समझेंगे 5 डी ऑर्बिटल्स में से अब बताओगे यहां पर बिटवीन द एक्सिस, हम बात करने वाले यहां पर ऐसे ऑर्बिटल का बिटवीन द एक्सिस, ठीक, एक्सिस के बीच में पाए जाने वाले लोग। ठीक है, और यहां पर एक होगा अलोंग द एक्सिस। तो डी ऑर्बिटल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, और उसमें से आपको पता है कि यहां पर बिटवीन द एक्सिस पाए जाने वाले लोग 3 होते हैं, और लॉन्ग द एक्सिस पाए जाने वाले 2 होते हैं। अगर मैं यहां पर आपको ऐसे बनाऊं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और जब एक्स और वाई के बीच में ऑर्बिटल्स लाई करें, क्योंकि हम बिटवीन द एक्सिस की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डी ऑर्बिटल डबल डम्बल या फिर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रखते हैं, ऐसे कुछ। तो आप देख रहे हैं ये कौन सी एक्सिस के बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन जहां पर पाया जा रहा है, जहां पर पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, उसी को तो ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पाया जा रहा है, ऐसे और ऐसे। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर होगा डी एक्स वाई वाला, क्या है, डी एक्स वाई है। ऐसे नेक्स्ट अगर हम बात करते, अब मान लेते हैं यहां पर हम इसको मान लेते भाई हमारा ये वाई एक्सिस है जेड, क्योंकि अब देखो होता क्या है कि हमें 2 डायमेंशन में ही देखना है। एक और यहां पर बना देता हूं मैं, मान लेते ये हमारा जेड हो जाए, एक पल के लिए ये एक्स हो जाए, ऐसे जो भी, क्योंकि प्लेन पे हम 2 ही एक्सिस दिखा सकते हैं सही से, तो उसको दिखा रहा हूं। अब अगर मान लेते जेड और वाई के बीच में हमारे ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं यहां पर ऐसे, तो कहेंगे किसके बीच में पाया जा रहा है ये डी वाला, एक्स और जेड और वाई के बीच में, इसको कहते हैं वाई जेड। और अगर वो कभी एक्स और जेड के बीच में पाया जा रहा हो, ठीक है ऐसे, तो इसको कहेंगे डी जेड एक्स। ये 3 ऑर्बिटल्स, टोटल 5 ऑर्बिटल्स में से ये 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, वो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं।
और एक्सिस हमारे पास एक्स वाई जेड है उनके बीच में, अगर एक्स और वाई के बीच में तो डी एक्स वाई नाम से इनको जाना जाता है, और वाई और जेड के बीच में डी वाई जेड, और जेड और एक्स के बीच में है तो डी जेड एक्स हो जाता है। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने कहा कि अलोंग द एक्सिस भी पाए जाते हैं। अलोंग द एक्सिस की अगर बात करते हैं तो यहां पर याद रखना, अगर मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारा जो ऑर्बिट अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है ऐसे, ठीक है, यहां पर ऐसे, ठीक है ऐसे, तो इस ऑर्बिटल्स को जो नाम देते हैं यहां पर हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अलोंग द एक्सिस पड़ रहा था। एक और होता है 5वें नंबर का, ठीक है, मान लेते हैं इस एक्सिस को मैं जेड एक्सिस कहता हूं, इसको आप जो भी मान लो, ठीक है ऐसे। तो अब क्या हो जाता है, ये भी एक्सिस पे ही पड़ रहा है, लेकिन ये आपको बताइए ऐसे होता है, तो इसीलिए आप बताओगे इसको हम यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे आपको एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी और घूमते हुए दिखाई देती है, ठीक है, डोनट टाइप स्ट्रक्चर ऐसा बनता रहता है वहाँ पर, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा समझ में। तो कहने का मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। और अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, तो पांचों के पांचों की एनर्जी लेवल सेम होती है, भले ही उसमें से 3 अलोंग द एक्सिस, 2 बिटवीन द एक्सिस पाया जा रहा है, जिसमें से 3 के आप देखें यहाँ पर शेप क्या हो जाते हैं, सेम, 4 के शेप ये और ये चारों के शेप क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, और इनका अलग होता है, ये तो हमें पता है ना, लेकिन सबके एनर्जी सेम होते हैं। अब आपको याद रखना है कि अगर मैं कभी ऐसा कह देता हूँ बिटवीन द एक्सिस, आपको तुरंत याद करना है इन तीनों को, अलोंग द एक्सिस बोलूँ तो इन दोनों को याद करना है, समझ में, बताओ इतना क्लियर है? क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर, फिर हम लोग क्रिस्टल फिट थ्योरी पे आए, क्योंकि मैंने कहा पूरा डी ऑर्बिटल्स का ही खेल है, तो डी ऑर्बिटल्स से पहले हमारी पकड़ होनी चाहिए कि हम डी ऑर्बिटल्स को कितना अच्छे से जानते हैं, क्या क्या है, कौन कौन है, तो अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। चलो मिटाते हैं, बातें हैं पर फिर से। क्रिस्टल फिट थ्योरी का क्या कहना है मैं आपको बताऊं। इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर एग्जांपल्स ऑक्टाहेड्रल का लूंगा, फिर उसके बाद जब इसको अच्छे समझ लेंगे फिर टेट्राहेड्रल का भी थोड़ा सा वहां पर सीखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको बताऊं मैं, यहाँ पर आपको कहा गया क्रिस्टल फिट थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फिट थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चलो देखो इसको, क्रिस्टल फिट थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। होता क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं कि शुरू में मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं, ये हमारा एक वाई एक्सिस ही मान लेते हैं, ये एनर्जी को बताएगा जैसे पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। शुरू में हमारे पांचों डी ऑर्बिटल्स ये रहे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, पांचों के पांचों लोगों को हमने एक साथ दिखाया, इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या है, सेम। अब ध्यान देना, जब इनके पास लिगेंड्स आता है, ये वैसे पड़े हुए हैं अपने एटॉमिक, फिर जब इनके पास लिगेंड्स आता है, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं, इनके करीब आने लगता है, तो ये पांचों की ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ना, ये बढ़ जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों की एवरेज एनर्जी इंक्रीज कर जाती है जब लिगेंड्स उनके करीब आने लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वहां पर जब लिगेंड्स, हम किस में बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल का अपना एक तरीका है। और बताया गया कि पहले ऐसा मान लेते हैं कि 5 लोग थे, ठीक है, पांचों यहाँ पर तैयार थे, जब इनको लिगेंड्स दिखाई देता है दूर से आता हुआ, सब पांचों के पांचों लोग अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब क्या हो जाता है कि जब वो लिगेंड्स इनके और ज्यादा करीब आता है, तो पता चलता है कि लिगेंड्स के आने का जो तरीका है वो अलोंग द एक्सिस है। कौन सा रास्ता पकड़ के आ रहा है, एक्सिस वाले रास्ते से होकर के आ रहे हैं, कौन, लिगेंड्स, क्योंकि रास्ते 2 हैं, या तो बिटवीन द एक्सिस होकर के आए या तो अलोंग द एक्सिस होकर के आए। तो बताया गया कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात आती है, जब लिगेंड्स इनके करीब आता है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना वो कौन से रास्ते से आता है, लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और याद रखना लिगेंड्स क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक, उसी को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो मतलब जिस रास्ते से लिगेंड्स आ रहा है, उस रास्ते में जो भी ऑर्बिटल्स पड़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आपको पता है दोनों पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर रिपल्शंस होगा, और रिपल्शंस होगा, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाएगी। एक बार फिर से बताओ, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स कहां से आ रहा है,
along द एक्सिस, और एक्सिस के along आ रहा है तो याद रखना एक्सिस के along जो ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो नहीं पाया जा रहा है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए याद रखना कि अब ये पांचों लोग का साथ यहीं पर टूटने वाला है, ठीक है, बहुत साथ रह लिए। अब लिगेंड्स आ गया, और लिगेंड्स का पहला काम यहाँ पर ये है इन पांचों को पहले तोड़ देना, ठीक है, तोड़ देना। और तोड़ेगा कैसे, चूंकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो बताओगे ऐसे दो लोग जो कहाँ पर पाए जा रहे थे, अलोंग द एक्सिस, उनकी एनर्जी इस लेवल से इंक्रीज कर गई। ऐसे लोग जो एक्सिस पे नहीं पाए जा रहे थे उनकी एनर्जी यहाँ से डिक्रीज हुई। और कितने लोग हैं, तीन, क्योंकि ये तीनों कौन है, बिटवीन द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके हिसाब से, अब देखिए तो यहाँ पर ये कहता था भाई लिगेंड जब आता है इनकी डी ऑर्बिटल की डिजनरेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सवाल आता है क्या पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी अब भी सेम है, नहीं, अब वो दो हिस्सों में बट गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी डीजनरेसी जो होती है, डीजनरेसी किसको कहते हैं, ये मतलब कि जे ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी लेवल सेम थे, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की, अब इनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय कर गई। अब यहाँ पर पूरे ऑर्बिटल्स दो टुकड़ों में बट गए, एक हाई एनर्जी लेवल पे चले गए और कुछ लो एनर्जी लेवल पे चले गए। असल में जो हाई एनर्जी लेवल पे चले गए उनको यहाँ पर एक अच्छा नाम दिया गया है, कहा गया भाई इनको आज से हम कहेंगे इजी ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी कम रह गई, कम हो गए, उनको कहते हैं T2Z ऑर्बिटल। लेकिन अगर हमसे पूछा ये दोनों लोग कौन होंगे, तो आपको बताइए कौन से लोग होंगे, dx² माइनस y² और ये dz² है कि नहीं, और ये कौन लोग होंगे, dxy, dyz और dzx, ऐसा कुछ होता। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, जब हम यहाँ पर आते हैं ऐसे, और यहाँ पर अगर देखो ये इनका क्या था, यहाँ पर जब इनकी एवरेज एनर्जी थी, एवरेज एनर्जी, या फिर पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, याद रखना इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्प्लिटिंग एनर्जी। चूंकि हम इसको डेल्टा से दिखाते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है यहाँ पर ओ लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर इनके बीच के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोले, या फिर एस फॉर यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी बोल दिया जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इनके बीच का एनर्जी का जो गैप हो गया ना, क्योंकि पूरी बात कहाँ पर चल रही, एनर्जी का ही तो सब कुछ खेल, ठीक है, दो टुकड़ों में बांट गए, यहाँ पर कुछ की एनर्जी ज्यादा, कुछ की एनर्जी कम, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस को कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब जो इनकी एनर्जी बड़ी है, इनसे कितनी बड़ी है कितनी घटी, वो अगर हमसे पूछा जाए टोटल एनर्जी का कितना बढ़ा कितना घटा है, तो बताया गया यहाँ पर अगर हम इनकी बात करते हैं, यहाँ पर जो इंक्रीज होता है उसके लिए समय आपका कांस्टेंट होता है उसको प्लस करते हैं। और आप बताओगे टोटल अगर देखा जाए इनकी एनर्जी कितने लोगों से बढ़ी है, 1 2 3, 3 लोगों से बढ़ी थी, अपान टोटल कितने लोग थे, 5। तो बताओगे ऐसे याद करने का तरीका, बताओगे 3/5 इनकी एनर्जी बढ़ जाती और इनकी एनर्जी घट जाती है, तो कितने लोगों से, 2 लोगों से, कितने थे, 5। अब बताओ कि इनकी एनर्जी जो हो जाएगी, आपको कहा जाए 3/5 इंक्रीज कर जाती है यहाँ से, और इनकी एनर्जी 2/5 डिक्रीज कर जाती है इस लेवल से, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। और अगर हम यहाँ पर इनके बीच का एनर्जी का गैप देख ले कितना बढ़ा कितना घटा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, यहाँ पर क्या हो जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी के केस में, CFSE अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर NCERT की बुक में लिखता नहीं फॉर्मूला, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे गए, तो इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं, -2/5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 3/5 y, ठीक है, डेल्टा O, ऐसा हो जाता है। प्लस यहाँ पर एक टर्म और लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ZP लिख दिया जाता है। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास बन के तो तैयार है। अब यहाँ पर सवाल आता है 2/5, चलो जितनी एनर्जी यहाँ पर टोटल से घटी वो बताया गया, जितनी इंक्रीज की वो बताया गया, ये x और y क्या है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका, कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है या फिर मेटल आयन है, उसके बाद जितने भी डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम T2Z और EZ ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करेंगे, वो आपको देखना है। जब आप वो देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी T2Z में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, हो सकता है EZ में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। तो यहाँ पर जो हमारा X है इसको हम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z, ठीक है। आप बताओगे यहाँ पर नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2z। T2z सेट का है या फिर T2z ऑर्बिटल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑर्बिटल्स। और अगर हमसे पूछे तब ये y क्या है, अब बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट या फिर EG ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर अगर Z की बात करते हैं यहाँ पर, अब बताओ कि इन T2z EG में मिलाकर अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बन पा रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको और अच्छे समझ में। पी के वैसे एक टर्म यूज किया जाता है, इसको कहते हैं भाई, ये हो जाता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, इसको हायर क्लासेस में और अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर जितना मैं आपको बताऊँ उतना आपको ध्यान दें। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, बताओ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बता रहा है, कह रहा है कि देखो जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है, जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, ये डी के जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल के, सेंट्रल मेटल की पूरी कहानी चल रही है, सेंट्रल मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल्स है उसके पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, एक सेम एनर्जी लेवल पे पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन याद रहे, जब वहां पर क्या हो जाता है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है कि लिगेंड्स उनके करीब आता है, तो इनके इनके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे पांचों, इनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने का मतलब वो डी ऑर्बिटल्स अब एक साथ नहीं रह रहे हैं, वो दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है ऊपर, उसको हम कह देते हैं यहाँ पर इजी ऑर्बिटल, जो लोअर पे है वो T2 से। याद रखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऑक्टाहेड्रल के केस में बता रहा हूँ, आगे चलकर हम टेट्राहेड्रल में देखेंगे, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेप्ट बदलेगा। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेल्टा ओ, जिसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कितना इंक्रीज किया, ये कितना डिक्रीज किया, मैंने कहा 3/5 ये इंक्रीज कर जाता है, 2/5 ये डिक्रीज कर जाता है। इन्हीं की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बना लिया, ठीक है, -2/5 x + 3/5 y डेल्टा ओ प्लस ZP। इसको और अच्छे से ऐसा भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CFSC को अगर लिखना चाहें तो ऐसे, आपको पता है 2/5 कितना आ जाएगा, 0.4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -0.4x प्लस यहाँ पर 3/5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.6y। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कहते हैं डेल्टा हो स्प्लिटिंग एनर्जी को बता रहा है और इसको भी लिखना है तो ZP को आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा आता है आ समझे। तो ऐसा कुछ वहां पर होता है। अब देखो, मैं आपको यहीं पर आपको एक बात और बताता हूं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का अगर तरीका मैं आपको यहां पर बताऊं तो याद रखना, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई D3 कॉन्फ़िगरेशन है जो अपने एटॉमिक या फिर आयनिक फॉर्म में था, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम भर देते हैं यहाँ पर, 1 ये 2 ऐसे 3। फिर जब इनकी एनर्जी बढ़ी, अभी भी एवरेज एनर्जी 1 2 3 ऐसे। अब देखना, क्योंकि फाइनली जब कॉम्प्लेक्स बना है तो हमें ये देखना पड़ेगा T2z और EZ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बताना। हम बताएंगे 3 इलेक्ट्रॉन था, तो अब बताओगे 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बताइए लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी पे है कि नहीं भाई। और अगर आपको अबाव प्रिंसिपल्स भी याद हो तो वहाँ पर कहता था हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोअर एनर्जी से ही करना शुरू करते हैं, तो लोअर पे जो है वहीं पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम पहले करेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर फिल करें, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब T2z और EZ में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे, क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन सब बताओ, कोई दिक्कत, 3 इलेक्ट्रॉन है, हमका ये रहा 1 ये रहा 2 ये रहा 3, ठीक है। T2z में तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके सभी ऑर्बिटल्स में भर दिया, हमने कहा हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नया काम है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँ, ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं आपको ये कह दूँ भाई अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, अभी तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वो D4 कॉन्फ़िगरेशन होता, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए अब क्या करोगे। D4 कॉन्फ़िगरेशन सब बताओगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 था 1 4 हो जाएगा। कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी, समस्या यहाँ पर होगी। अब चौथे इलेक्ट्रॉन्स को आप कहाँ पर भेजोगे, क्या चौथे इलेक्ट्रॉन्स को आप चाहोगे कि T2z में ही आकर के यहाँ पर अब एक काम करो, एक एक हो गए सब में, इसी में आकर के पेयरिंग करा ले, या फिर चौथे इलेक्ट्रॉन्स को आप कहोगे नहीं ये काम करो, यहाँ पर एक एक तो हो गए, एक काम करो तुम EG में चले जाओ। ये समस्या और ये सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर है कि चौथा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 3 तक तो नहीं दिक्कत है, 1 हुआ 2 हुआ 3 तक नहीं, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा T2z में ही रह करके पेयरिंग करना पसंद करेगा या फिर EG में जाकर के वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेगा। तो अब आपको यहाँ पर बताता है कि भाई देखो इसके लिए क्या हो जाता है, क्योंकि इनका भी मकसद है
क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम पहले यहाँ पर T2G को पेयर कर लें। ऐसा समझो कि हर कोई चाहता है कि हम यहाँ पर पहले T2G को भर लें, फिर उसके बाद फुर्सत में इसी को भी भर लिया जाएगा। लेकिन सवाल है, केवल चाहने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा भाई। चाहने से ऐसा थोड़ी ना होता कि चाहना ये है कि ये हो जाए वो हो जाए तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि कर पाओगे कि नहीं ये बताओ। तो उसके लिए क्या होता है, आपकी बुक में कहता है कि देखो यहाँ पर आपको, ठीक है, अगर T2G में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, आपको पेयरिंग करानी है, तो उसके लिए एक प्राइस है, एक पेमेंट है, उसको आपको पे करना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब ऐसा कह सकते हैं ये थोड़ा खर्चीला है, पेयरिंग करना थोड़ा सा महंगा है। और महंगा होने का मतलब ये हो जाता है कि कहता है कि कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो एनर्जी आपके पास है तो आप यहाँ पर इसकी फिलिंग कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आपका सपना है कि मैं ये खरीद लूँ, लेकिन सपने देखने से थोड़ी ना आपने उसको खरीद ही लिया भाई। उसका कोई बजट होगा, उसका कोई वहाँ पर प्राइस होगा। अगर आप उस प्राइस को आप पे कर पाएंगे तो आप खरीद लेंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि पेयरिंग की एक प्राइस होती है भाई। पेयरिंग कराने के लिए आपको एक प्राइस अदा करनी होगी। अगर वो है, लेके चलते हो तो तुरंत पेयरिंग कराओ, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। यही सेम चीज़ है। सवाल है तो वो प्राइस, वो पैसा कहाँ से आएगा जिसकी मदद से हम इसकी पेयरिंग करा सकते हैं? वो कौन है पता है? ये डेल्टा ओ। कह रहे हैं कि जब इसकी स्प्लिटिंग हुई, जो एनर्जी यहां पर मिली है, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके, ऐसे कह सकते हैं आपकी वो मनी है, आपके पॉकेट मनी। और पेयरिंग कराने के लिए यहां पर एक प्राइस की जरूरत पड़ती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर उसके पास वहां पर उतने एनर्जीज हैं जिस एनर्जी से वो पेयरिंग करा सकता है, तब तो पेयरिंग करा लेगा। और पता चला जितनी इसकी डिमांड है, ठीक है, उससे कम एनर्जी रख रहे तो कहेगा भाई तो आगे बढ़ो। जैसे मैंने कहा, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप जाओगे तुरंत तुरंत पैसा फेंकोगे और कहोगे कि भाई ये खरीदिए, दो में, ठीक है, तुरंत तुरंत। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, उससे कम बजट है, तो जाहिर सी बात आप खरीद नहीं पाओगे। सामने वाला दुकान वाला कहेगा एक काम करो आगे बढ़ो, ये तो कहेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो पेयरिंग के लिए एक प्राइस की जरूरत पड़ती है, जो आपकी बुक में लिखता है पेयरिंग प्राइस। तो अब याद रखना, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस पे थ्योरी में क्वेश्चंस बन सकता है। कह रहे हैं इफ हम D4 की बात करें, हमारी चर्चा हो रही है किस पे? D4 पे। D4 का चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश कराएं? तो दो केसेस यहाँ पर बनता है। इफ, याद रखना, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो आपकी कमाई है, कौन है वहां पर? स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? डिमांड। उस पे जो चीज आप खरीदने जा रहे हो उसकी MRP कौन है? P। और पता चला आपने जो कमाया वो डेल्टा O है, ठीक है, और जो पेयरिंग प्राइस है वो क्या है? P है। और बताओ, अगर पेयरिंग प्राइस से कम आपकी आमदनी है, आपके पास पैसे हैं, तो क्या आप पेयरिंग करा पाओगे? नहीं। तो वही सेम चीज यहाँ पर, इफ डेल्टा O इज लेस देन P, देन याद रखना तो क्या हो जाएगा? अब आप बताओगे भाई एक काम करो, T2G में आपने 3 तो रख लिया, कोई बात नहीं, और अब जाकर के अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखे आओ? EG में। लेकिन अगला केस याद रखना, आपको कहता है अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। अगर कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन P, मतलब आपके पास जो पैसा है वो जितना उसकी डिमांड उससे ज़्यादा है, तो आप तुरंत के तुरंत क्या करोगे यहाँ पर? ठीक है, वो पे करेंगे और आप कहेंगे लिए लो, और आप चौथे इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ पर? T2G में रखेंगे और EG में इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे। हाँ, समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अब चौथा इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 तक कोई दिक्कत नहीं, 3 तो यहीं पर जाएगा, कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि 3 है तो यहाँ पर पहले भर जाएगा, नहीं, पहले यहीं पर जाएगा। हाँ, चौथे इलेक्ट्रॉन में टेंशन, मतलब 3 के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आगे आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे? तो वहां के लिए आपको 2 केसेस यहाँ पर ये बताया गया भाई, इस बात का जरूर ध्यान देना। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देन आप बताओगे वहां पर क्या हो जाता है? वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। बात साफ है, पेयरिंग नहीं करा। हर किसी का सपना होता है पेयरिंग करा लें। जैसे होता है ना, आपने कोई चीज खरीदने का सोचा, भाई सपना ही तो था, आप चाहते थे लेकिन नहीं पैसे थे तो नहीं खरीद पाया। वैसे सब यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है, ये भी चाहता था लेकिन बेचारे के पास क्या है? पैसा कम है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, किससे? पेयरिंग से, डिमांड से कम है। तो बताओगे कोई बात नहीं, 3 यहाँ पर रख करके चौथे को भेज देता है T2G में। और वही अगर उसके पास स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो कोई टेंशन नहीं, वो क्या कर सकता है? तीसरे के बाद चौथे को भी यहाँ पर रखेगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रखेगा। अगर और इलेक्ट्रॉन आ रहे तो 5वें को भी यहाँ पर रखेगा, और इलेक्ट्रॉन आ रहे तो 6ठे को भी यहाँ पर रखेगा। है समझ? तो अगर ये कंडीशंस आपको मिले, स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन P, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो पूरा भर गया। अगर इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो बताओगे यहाँ पर 8
फिर आप 9 यहाँ पर भरोगे लेकिन यहीं पर आ जाएगा 8 6 7, आप बताओगे यहाँ पर 8 फिर 9 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ये कब होगा? जब ये होगा। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पर आप बताओगे 7, आप बताओगे यहाँ पर 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं, फिर 7 8 9 10 ऐसे वहाँ पर हो जाता है। अगर ये दूसरा वाला केस है तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन डालें यहाँ पर डालें, इसको उठाकर इसमें डाल देता है, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें तो आ ही जाता है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका होगा। लेकिन अब अगला आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लेते हैं ये पहला केस है, हमारा पहला केस है, ठीक है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो याद रखना वहाँ पर क्या होने वाला है, ये वाला केस। अगर क्या है रहा है कि वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पी से और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे भरेंगे उसको पूरा को पूरा होल्ड रूल से 1 2 3, बताओ 3 हो गए। लेकिन क्या है, बेचारा गरीब है ना, कह रहा हम पेयरिंग नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, 3 उसके बाद 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, फिर अब जाकर के 6 हुआ, 6 7 8 9 10। ये फिलिंग का तरीका कब होगा बताओ? जब आपका ये, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो। जब पेयरिंग स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग से, तो आपको ये बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरने का तरीका होगा। आया समझ में? अब सवाल लेते हैं कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। बताया गया कि अगर यहाँ पर अभी आगे आपको एक मैं सीरीज पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको और क्लियर होगा। ये ऐसा अगर हो गया, अगर आपने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहोगे, इसका मतलब जो यहाँ पर लिगेंड्स आया है जिसने स्प्लिटिंग एनर्जी जनरेट की है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा भाई? वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। और ऐसा जहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी हाई है पेयरिंग एनर्जी से, इसका मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड्स है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी और लाइन अगर वहां पर लगानी होगी, हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं। कौन है भाई? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं। बताओगे यहाँ पर, और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इसका मतलब कह सकते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ये। और याद रहे, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आएगा हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, इनके बीच में उतना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा। ऐसा समझ में? इसीलिए बताया गया जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है वो क्या कर जाता है, ज़्यादा स्प्लिटिंग वहाँ पर बनाता है इन कंपेरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ जो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में बताया। अब मैं उसको रेट कराऊंगा और वहाँ पर एक सीरीज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कब यहाँ पर स्प्लिटिंग, जैसे होता है ना कि मैंने कहा कि अगर एक लिगेंड्स डाला हो सकता है इतना एनर्जी गैप आया, एक डाल दिया बहुत ज़्यादा आ गया, एक में बहुत कम हो गया, एक में और ज़्यादा हो गया। तो डिफरेंट लिगेंड्स की उपस्थिति में इनके बीच का एनर्जी का जो गैप है वो भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब वहां पर याद रखना ये जो स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लिगेंड्स के केसेस में आपको स्प्लिटिंग भी अलग अलग मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स की जो स्प्लिटिंग पावर होती है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर इनके बीच का कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा वो भी चीज़ें क्या हो जाती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लिगेंड्स के ऊपर, और थोड़ा बहुत क्या हो जाता है जो सेंट्रल मेटल आयन है उनके ऊपर डिपेंड्स करता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अब मैं आपको रेट कराता हूँ, यहाँ पर मिटा दे इसको। चलो कहाँ से, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से मैं देखना था ना, क्रिस्टल फिट थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर क्रिस्टल फिट थ्योरी को कैसे लगाते हैं, क्या होता है, बताइए। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विथ 6 लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल आयंस। ऑक्टाहेड्रल है तो 6 लिगेंड्स मान लेते हैं, अगर मोनोवैलेंट है तो 6 लिगेंड्स उसको सराउंड किए हैं। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, डी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड्स। कह रहे इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए, डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, और जो हमारा लिगेंड्स है उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में रिपल्शंस तो हो गई होगा, ठीक। तो अब इससे और क्या बताया जा रहा है, द ऑर्बिटल्स कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी
जेड स्क्वायर। पॉइंट अलोंग द एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग पाए जाते हैं एक्स वाई जेड पे। जबकि ऑर्बिटल जैसे कि डी एक्स वाई, ये सारी बातें मैंने आपको बताया, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, वो बिटवीन द एक्सिस पाया जा रहा है। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस पाया जा रहा है, वो अलोंग द एक्सिस पाया जा रहा है। फिर आपको यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब आने वाला लिगेंड्स, याद रखना यहां पर सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की गई है, जब आने वाला लिगेंड्स कहां पर कौन सा रास्ता पकड़ के आए, अलोंग द एक्सिस आता है। और आपको बता दूं ऑक्टाहेड्रल के केस में यही रास्ता पकड़ के आता है, अलोंग द एक्सिस आता है। तो ड्यू टू रिपल्शंस, एक्सिस के अलोंग पाए जाने वाले ऑर्बिटल जैसे कौन कौन से लोग भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाती है। और बिटवीन द एक्सिस पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और कह रहा है ड्यू टू दिस, और इसी की वजह से डी ऑर्बिटल्स की जो डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाती है। अब बेचारे पांचों लोग साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लिगेंड्स ने कौन सा रास्ता पकड़ लिया, वो अलोंग द एक्सिस आ रहा था, उसमें से दो लोगों की एनर्जी को बढ़ा दिया और तीन की एनर्जी वहां पर घट जाती है। और फिर बताया गया इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टू यील्ड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी T2G सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी EG सेट। तो आपको यही बताया गया इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्सेस टू यील्ड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, 3 ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी जिसको कहते हैं T2G सेट हो जाती है, जिसकी एनर्जी कम थी उनको मैंने कहा T2G सेट या फिर T2G ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। और 2 ऑर्बिटल का सेट जो कि हायर एनर्जी था इसको EG सेट कहते हैं। सारी बातें मैंने आपको बताया, बस यहाँ पर बस लाइनें लिखी तो इसको देखते हैं। और क्या बताता है हमको, दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स in a definite geometry it term as a crystal field splitting and the energy separation is denoted by delta O। कह रहे यहां पर जो स्प्लिटिंग आपको देखने को मिल रहा है किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड्स की मदद से वहां पर होने को देखने को मिल रहा है। और बताइएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द एनर्जी सेपरेशन ऑफ द डिनोटेड, जो इनके बीच का एनर्जी का जो सेपरेशन है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ये जो ओ आया है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया जा रहा है। फिर बताया गया द एनर्जी ऑफ द 2 EG ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, कितना बढ़ गया EG का, EG का बढ़ा था, T2G का घटा था। मैंने बताया 3/5 डेल्टा O इंक्रीज किया था एंड दैट ऑफ द 3 T2G विल बी डिक्रीज, कितना 2/5 डेल्टा O डिक्रीज हो गया था। टोटल एनर्जी का 3/5 वो बढ़ा था, यहाँ पर ये घटा था। ठीक है, फिर मैंने आपको ये पूरा सेट बताया था कि नहीं भाई, डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, और मैंने आपको बताया था ये फ्री आयंस के रूप में था। एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, जब उसको चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं तो ऐसा एवरेज एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। फिर मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो भाई स्प्लिटिंग हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर EG सेट और T2G सेट, EG में 2 क्यों आए, क्योंकि अलोंग द एक्सिस 2 ही ऑर्बिटल्स पाए जा रहे थे। और T2G में 3 कौन आए हैं, आपको पता है जो बिटवीन द एक्सिस वाले, 3/5 बढ़ा, 2/5 घटा, यहाँ पर डेल्टा। ठीक, और यहाँ पर फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया भाई, याद रखना, -2/5x + 3/z y डेल्टा हो। फिर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ठीक। फिर बताया कि x को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2C कहते हैं, y को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स हो जाता था, और z यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, बस यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया तो इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये डेल्टा वो ज्यादा होगा कि कम, जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, ज्यादा कि कम, तो किन बातों पे डिपेंड करेगा, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको हम डेल्टा ओ कह रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द मेटल्स। क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोई अट्रैक्शन तो हो गई होगा, है कि नहीं, ठीक है। वहां पर क्योंकि मैंने कहा कि आयनिक बॉन्ड बताया जा रहा है क्रिस्टल फील्ड, तो उनके बीच में जब हो रहा है तो वहां पर जो फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक, वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहा जाएगा, मतलब वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट कर रहा है तो वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। और अगर क्या हो जाता है वो कम कर पा रहे तो वहाँ पर स्प्लिटिंग कम होगी, बहुत वीक है तो बहुत कम होगा, स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे वहाँ पर स्प्लिटिंग का रेंज बदलता रहता है डिफरेंट लिगेंड्स के केसेस में। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कह रहे लिगेंड्स का योगदान और साथ साथ वहाँ पर मेटल आयन जो है उनका भी योगदान रहता है। हम ज़्यादातर लिगेंड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेटल आयंस का भी रोल्स होता है वहाँ पर। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड इन विच केस स्प्लिटिंग विल बी लार्ज। कह रहे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हो जाते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा स्प्लिटिंग करा देते हैं। फिर बताया गया वेयर एज द अदर प्रोड्यूस वीक फील्ड, कुछ तो वहाँ पर बहुत ही वीक फील्ड जनरेट करते हैं। एंड consequently result in small splitting of the d orbitals।
वहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत कम होगी वीक फील्ड के केस में। फिर बताया गया इन जनरल लिगेंड्स कैन बी अरेंज इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन फिलो। देखो आपको एक बात मैं बताऊं, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक सीरीज यहां पर बनाई गई है, एक सीरीज यहां पर बनाई गई है। अगर मैंने कहा कि जैसे मान लेते कोई पर्टिकुलर एम नाम का मेटल था, एक बार मैंने उसको आयोडीन नाम का लिगेंड्स दिया तो उसकी स्प्लिटिंग देखी गई, एक बार क्लोरीन डाल दिया, एक बार NO2 डाल दिया, एक बार वहां पर CN डाल दिया, CO डाल दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वहां पर हम लिगेंड्स डाल देते हैं। और डालने के बाद वहां पर क्या हो जाता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आते हैं तो हम उसकी स्प्लिटिंग नापते चले जाते हैं। तो कहीं पर हमें कम दिखा होगा स्प्लिटिंग, कहीं पर बहुत ज़्यादा दिखा, कहीं पर मिडिल में दिखा, ऐसे। तो ऐसा करके हमने क्या किया पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स को लिया और उनकी स्प्लिटिंग को चेक किया। जहां पर में ज़्यादा स्प्लिटिंग दिख रही है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग वाले, जहां पर कम ये वीक वाले। तो उनका एक ऑर्डर अरेंज कर दिया गया और उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं पता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर याद रखना, पहले अगर आपसे कभी पूछा जाए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे आई है तो आप क्या बताओगे, फिर से बताओ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे आई है। अब बताओगे जब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर मेटल आयन के केस में हम डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स को डालते हैं तो उसकी एनर्जी वहाँ पर स्प्लिटिंग को चेक करते चले जाते हैं। तो जो जो हमें स्प्लिटिंग मिली उसके हिसाब से एक ऑर्डर लिगेंड्स का अरेंज करते चले जाते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे हमको पता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर भी तो क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते थे, जो हमारा वहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था स्टैंडर्ड, उसको एज अ ऑक्सीडेशन मान लेते थे। इसके अलावा और जो भी और जितने भी आपको कॉपर का, जिंक का, लिथियम का, फ्लोरीन का जो भी था उसको हम क्या करते थे वहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह मानते थे। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 था तो हम क्या करते थे वहाँ पर वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शंस देखते थे और वहाँ पर जितना भी देखने को मिलता था हम कहते थे ये जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारा जो दूसरा वाला सेल है कैथोड, ठीक है, उसका है। और इसी बेसिस पूरा ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया था। वैसे से हम यहाँ पर भी स्प्लिटिंग को चेक करके डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड के केस में वहाँ पर एक सीरीज बनी, उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं उनका एक ऑर्डर है, ऑर्डर अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ आपको याद रखना पड़ेगा, आपके NCERT की बुक में जितना उतना आपको याद रखना है। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। देखो ये ऑर्डर आपकी NCERT की बुक में है तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा लिखने के लिए तो आपको कोई दूसरा बुक उठाएंगे तो आपको और भी मिल सकते हैं। कई बार तो क्वेश्चन केवल यहीं पर पूछ लिया, 4 इसी में उठा लिया, कहा कि इनके स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर बताओ। या फिर आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स लगे होते हैं, वहाँ पर बताएगा वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का रेट बताओ, एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो याद रखना ये जैसे जैसे हम पीछे से यहाँ पर इधर से अगर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं मतलब इनकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती चली जा रही है। जैसे I माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, Br माइनस लिगेंड स्ट्रॉन्गनेस, और उससे ज़्यादा ये फिर ये फिर ये, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ADT, अमोनिया, इन, यहाँ पर CN, CO, ये और भी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते चले जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर तो आपको ये याद रखना है, मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, अगर आप उससे भी याद करें तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं I बर्बादी, सनी, कॉलेज से फरार। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद रखना, अगर आपके पास कोई कोड है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ ऑक्जेलेटो पानी सुनो। सुनो में याद रखने यहाँ पर SN ऐसे बोल रहे, ठीक है, सुनो EDTA अमोनिया इन ऐसे
कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, कैसे भी करके आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार, ओ ऑक्जेलेटो पानी सुनो, ईडीटी अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। क्योंकि ये ऑर्डर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो कि आगे केवल ये ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चलो ठीक है, वो भी आपका निकलेगा। और साथ साथ आगे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपसे पूछेगा एनर्जी के एब्जॉर्प्शन का रेट बता दो, वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो वहाँ पर हम इसी की मदद से तो करेंगे, और क्या लगा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जितना आगे वहाँ पर होगा उसके हिसाब से देखेंगे, वो वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो तो टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपने ये देखा ऑर्डर। ठीक है, हो गया इतना। तो ये ऑर्डर आपको नोट करना है। वहां पर बताया गया इन T1 टू T3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कह रहा है D1 से लेकर के D3 तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, T2Z में। द D इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द T2Z ऑर्बिटल्स, D इलेक्ट्रॉन्स T2Z ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल। हुंड रूल के हिसाब से पहले लोअर एनर्जीज की वहां पर एक एक करके वहां पर उन तीनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आगे बोलता है फॉर अ D4, कह रहे समस्या तो आगे उत्पन्न होगी जब हम D3 के ऊपर बढ़ेंगे। D4 टू पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेस। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री करे, T2Z में ही रहे कि EZ में चला जाए, तो दो पॉसिबिलिटीज वहां पर होती है। अब देखते हैं उसी को, क्या दो पॉसिबिलिटीज वहां पर होगा। आपको कहता है द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स कुड आइदर इंटर, कह रहे चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है इंटर टू T2Z लेवल्स एंड पेयर विथ एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कह रहे ऐसा हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन ही T2Z में ही रह जाए और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहला वाला तो उसी को पेयर कर दे। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द इजी लेवल्स। ऐसा भी कह सकता है कि वहां पर वो हो सकता है कि वहां पर पेयरिंग T2Z को पेयरिंग कराना वहां पर अवॉइड कर दे, ठीक है, उसको छोड़ करके इजी में इलेक्ट्रॉन्स को भेजने लगे। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चौथा इलेक्ट्रॉन T2Z में ही हो सकता है और ऐसा हो सकता है चौथा इलेक्ट्रॉन EZ में चला जाए। कब कहां पर जाएगा वो आपको समझाने जा रहा है। ये पूरा एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है, इसलिए सारी चीजें एकदम अच्छे से वहां पर ध्यान देना। फिर इफ डेल्टा O या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी इसको कहते हैं लेस देन P, P क्या है यहाँ पर बताओ, पेयरिंग एनर्जी। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन वन ऑफ द EZ ऑर्बिटल, चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां पर जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फिगरेशन ये चौथे इलेक्ट्रॉन को EZ में जाना पड़ेगा, T2Z3 और EZ1। फिर बताया गया लेगेंड्स फॉर विच डेल्टा O ये स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन P आर नोन एज, बेचारे ऐसे लोग जो T2Z में पेयरिंग करा नहीं पाते हैं और उनको अपना मजबूरी बस चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना पड़ता है EZ में, उनको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसे लोग बेचारे क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो पेयरिंग कराने लगा तो इसका मतलब क्या कर जाते हैं, वो पेयर करता चला जा रहा है कि नहीं, पेयर करता चला जाएगा तो स्पिन के नंबर कम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम तो स्पिन कम। लेकिन जो बेचारा पेयर नहीं कर पा रहा है, जो वीक हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने चौथे इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें EZ में भेजना पड़ रहा है, तो मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे। फिर आपको दूसरी पॉसिबिलिटीज की बात करता है, ये अमीर लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके पास ठीक है एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई अ T2Z ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो चौथे इलेक्ट्रॉन को T2Z ऑर्बिटल्स में इंटर कराते हैं और इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, कहेंगे T2Z में 4 जबकि EZ में एक भी नहीं पहुंचा। क्यों, क्योंकि यहां पर पेयरिंग वाली सारी कंडीशंस है, वो पेयरिंग कराएंगे। द लिगेंड्स विच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट नोन एज, ऐसे लोग जो इस प्रकार का इफेक्ट दे रहे हैं कि चौथे इलेक्ट्रॉन को भी T2Z में ही पकड़ के रख ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोई ऐसे वैसे नहीं, कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और ऐसे लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा टर्म्स आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी मिला था, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस जो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पेयरिंग करा देता था, जो कॉम्प्लेक्स बनता था उसको लो स्पिन कहते थे, जो नहीं कराता था उसको हाई स्पिन कह देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। मैंने हालांकि वहाँ पर पढ़ाते समय आपको टर्म दिया था, बोला था ऐसा होता है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान दिलाया था कि याद रखना कि वो ये सब नहीं बता रहे, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, तभी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया था। ठीक, आते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब देखो यही सेम कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा आपको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा है उसको भी देखते हैं। ठीक, आप बताओ कि यहाँ पर CFT इन टेट्राहेड्रल, CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फिट थ्योरी कहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। और यहाँ पर आते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि लिगेंड्स फिर से आएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा नहीं देता, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता हूँ। फिर से वही सेम कहानी, डी ऑर्बिटल पे ही पूरा बेस्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ती है 1 2 3 4 एंड 5, पाँचों लेकिन अब भी बराबर है। लेकिन याद रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो लिगेंड्स होता है वो अलोंग द एक्सिस आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है अपोजिट आता है। मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस होकर के आता है। और आप खुद सोच के बताओ, अगर कोई बिटवीन द एक्सिस आएगा, कैसे आएगा बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस कितने लोग थे, देखो जिसके रास्ते से आएगा उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और याद रखना बिटवीन द एक्सिस 3 थे, तो इसका मतलब जब इसकी स्प्लिटिंग होगी ये 2 हिस्सों में बटेगा, ठीक है ऐसे। लेकिन अब इस बार जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना, वो कौन होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर हो जाएंगे। वो कोई और नहीं होगा, आपको बताइए 3 लोगों का सेट है, वो कोई और नहीं, एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर भी एक बार फिर से अगर हम देखें, यहीं से भाई कुछ लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग नीचे, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको हम डेल्टा टी लिखते हैं। टी सबस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलता है, ये टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो इनकी एनर्जी बढ़ी है, एक्चुअली वो कितनी बढ़ गई है आपको पता है, यहाँ से आप बताओगे कि 2 लोगों से ज़्यादा हुई, आप बताओगे +2/5 इंक्रीज कर गई है ऐसे। और यहाँ पर इनकी 3 लोगों से घटी है, सब एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, 3/5 घट जाती, तो ये हो जाता है। और अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है ऐसा होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको -3/5 x +2/5 y डेल्टा टी। और आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल तभी बनता है जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स मिलनी होते हैं, ऐसा कुछ। एक नाम और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब ये जो यहाँ पर सेटअप है ना 3 लोगों का, अब इनको हम केवल T2 सेट कहते हैं, क्या बोलते हैं T2, अब जी हटा देते हैं। और यहाँ पर इसको केवल E सेट कहते हैं, इनका भी जी हटा देते हैं, ऐसा सब कुछ। इसको और अच्छे से अगर लिखें CFSE, तो बताओ कि -0.6 x हो जाता है, प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y डेल्टा टी, ठीक ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर इस बार याद रहे कि जो नीचे रहता है उसके लिए मैंने x यूज़ किया, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने x इनके लिए यूज़ किया है। अब बताओ कि x बराबर आ जाएगा, x आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई सेट, और y हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट, ठीक है ये हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, जिसपे नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर कहता है, इस बात का ध्यान दें नोट करके यहाँ पर, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा आपके एनसीईआरटी की बुक में इसी के बारे में लिखता है, ये सब बहुत डिटेल में नहीं बोलता है, बस कहता है अपोजिट उसके होता है वहाँ पर, इतना याद रखना। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है सेंट्रल मेटल है, और उससे कुछ लिगेंड्स आकर के जुड़ गया, मेटल था उससे कुछ लिगेंड्स आकर के जुड़ गए, ठीक है, उन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्या बना दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसकी हमने स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल ली या फिर हमें क्वेश्चंस में दे दिया। अब उसी सेंट्रल मेटल के साथ और उसी लिगेंड के साथ अब एक बार हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, समझ में, एक बार ऑक्टाहेड्रल बनाया 6 लिगेंड्स की तरफ, और एक बार टेट्राहेड्रल बना देते हैं। और अगर ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी हमें दे दी गई है और पूछा जाए क्या टेट्राहेड्रल की बता सकते हो, तो हम क्या करेंगे आपको पता है, यहाँ पर याद रखना टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर आपकी बुक में लिखता है 4/9 टाइम्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल की। तो ये फॉर्मूला याद रखना हर कोई, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहाँ पर, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो याद रखना ऑक्टाहेड्रस, और ये तभी यूज होगा जब सेम लिगेंड्स हो, सेम सेंट्रल मेटल हो, उसके साथ ऑक्टाहेड्रल बना, फिर वही सेम लिगेंड सेम सेंट्रल मेटल के साथ अगर वो क्या कर जाता है वहाँ पर टेट्राहेड्रल बनाता है, तब उसका पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। चलिए टेट्राहेड्रल के लिए हो गया, फॉर्मूला भी आपको ध्यान देना था। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं
क्या लिखता है? चलो रीड करते हैं इसको। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कहा गया इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी द फॉर्मेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, मतलब जस्ट ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हो जाता है यहाँ पर, एंड इज स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और उसकी तुलना में यहाँ पर बहुत ही कम स्प्लिटिंग होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। फिर बताया गया फॉर द सेम मेटल, ये लाइन देखना यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक का, फॉर द सेम मेटल सेम लिगेंड्स एंड मेटल लिगेंड डिस्टेंस इफ कैन बी शुड बी। तो बताया कि यहाँ पर अगर हम वहाँ पर बताते हैं कि अगर वहाँ पर अगर ऐसा हो, सेम मेटल है सेम लिगेंड्स है, तो उनके बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी का टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल के बीच का ये रिलेशन होता है 4/9 डेल्टा। ठीक है, इस बात का ज़रूर याद रखना। फिर बताया कि यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो हम बना सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह भी आपको जो भी ठीक लगे वहाँ पर कर सकते हैं। Consequently, the orbital splitting energy are not sufficiently large for forcing pairing and therefore low spin complexes are rarely observed। तो यहाँ पर बताया कि टेट्राहेड्रल की बात करें भाई, टेट्राहेड्रल अगर आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था वैलेंस बॉन्ड थी, हालांकि वहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है तो हाइब्रिडेशन DsP2 हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, जब वीक होगा तभी तो टेट्राहेड्रल होता था sp3, इसलिए बताया कि यहाँ पर पेयरिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा आपको हाई काफ़ी ज़्यादा स्पिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बताया कि हाई स्पिन देखने को मिलता है, कह रहे कि लो स्पिन वाले आपको बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऐसे होगा ये, और ई को हम यहाँ पर जो एक्स मैंने लिया है एक्चुअली वो ई सेट वाला लिया है, और यहाँ पर जो वाई लिया है उसको T2 सेट वाला लिया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा टी मैंने आंसर भी बता दिया, इतना है। अगर इसको देखें CuCl4 2 माइनस है, 2 माइनस है तो यहाँ पर 4 माइनस में से 2 गया, तो बताया आप बताओ कि यहाँ पर 2 हो जाता है। और कोबाल्ट का अगर CO2 प्लस है होता कितना है 27 है, 2 निकल गया तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D7 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, और 3D7 होगा। और अगर टेट्राहेड्रल की बात आ रही है बताओ कि 3 को ऊपर कर दो और 2 को नीचे कर देते हैं ना, तो बताओ कि 7 को अगर भरेंगे तो बताएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही तो होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल पेयरिंग नहीं हो पाएगा वहाँ पर, वैसे वीक लिगेंड्स है आते हैं यहाँ पर। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया, यहाँ पर अगर हम देखते हैं CFSE तो क्या हो जाएगा बताओ -0.6 इंटू, ये हमारा क्या था यहाँ पर EG सेट था, E सेट था, और ये T2 सेट था। E सेट का इलेक्ट्रॉन ये था ना, E सेट का इलेक्ट्रॉन कितना है 4, प्लस वो कौन है 0.4, बताओ y में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो चलो यहाँ पर 6 चौक 24 माइनस 2.4 और 4 3 12 1.2, आपको बताया यहाँ पर इसको घटाएंगे तो -1.2 तो आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको लिखा गया। तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसे बहुत कम चांसेस इसके पूछे जाने के। ऑक्टाहेड्रल पे ही न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा गया है और वही पूछे जाने के चांसेस हैं, वही पूछेगा भी। हाँ, अगर इनसे पूछेगा तो वो जो रिलेशन मैंने आपको बताया 4/9 वाला वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो इसको मिटाएं यहाँ पर। कहा गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस D6 कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी। आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर D6 का एक कैटायन है, D6 का कैटायन है, और वहां पर बताया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या बताना चाहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? कह रहे हैं कि समझ लो भाई वो कौन सा स्ट्रॉन्ग कैसा लिगेंड है, बताओगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपको हिंट देगा, देखो क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस है कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक नाम का टर्म दे, वो आपको ऐसा लो स्पिन हाई स्पिन इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही नाम देगा। तो D6 है और कैसा बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। हमने कहा तुरंत के तुरंत पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले D6 का यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल में 3 लोग नीचे और 2 लोग ऊपर, और कैसा बता रहे बताओ स्ट्रॉन्ग। लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि अब बताओ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब ये हो जाता है D6 में अगर हम देखें यहाँ पर D6 तो बताओगे पहले यहाँ पर 1 2 3 स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो बताओगे यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग से। अब बताओगे तब यहाँ पर पेयरिंग होगा 4 5 एंड 6, इसमें कुछ पहुँचा नहीं, बताओ T2G में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, T2G 6 हो जाएगा और EG क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं फॉर्मूला मैंने कहा था CFSE बराबर माइनस, देखो हम उसको मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम देखें वहाँ पर
यहाँ पर आपको कहता है अगर उस फॉर्मूले को देखो, मैंने ऐसे लिखा था ना वहाँ पर 2/5 इंटू एक्स प्लस 3/5 इंटू वाई, फिर आपको बताया था पेयरिंग होगा तो प्लस यहाँ पर डेल्टा ओ प्लस जेड पी, ऐसे ही था। CFSC जब आप देखोगे तो आप ये बताओ -2/5 तो है ही, एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब ये T2 से हमारा एक्स है ना 6, प्लस यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है 0 नहीं। अब बताओ कि इसके बाद यहाँ पर अब बताओ कि डेल्टा ओ, और कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, यहाँ पर जोड़ा ही आपको लिखना था 3। तो बताओ इसको अगर और अच्छे से लिखे तो हम यहाँ पर कैसे 6 दूनी 12, 12/5 डेल्टा ओ प्लस 3p, यही तो होगा। तो कौन सा हो जाएगा -12/5 डेल्टा ओ 3p ये। अब बताओ कि बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये कहता है CFSC फॉर अ हाई स्पिन, देख रहे हैं यहाँ पर हाई स्पिन, इसका मतलब क्या हो जाता है, तुरंत के तुरंत आपने कहा भाई ये वीक, कैसा बोल रहे हैं वहाँ पर, ये वीक लिगेंड्स की बात कर रहा है, ठीक है, हाई स्पिन की बात कर रहे हैं मतलब वीक लिगेंड्स की बात कर रहा है, और D4 है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन। तो अब आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर सही होना चाहिए, तो हम कहेंगे देखो अगर D4 है तो पहले यहाँ पर हम ऐसे ही बनाएंगे ना उसको, D4 है तब इतना तो आपको बता ही दिया, ऐसा बना लो जल्दी से, 1 2 3 4 है ना, तो बताओगे यहाँ पर ये T2Z और ये EZ, तो बताओगे 1 2 एंड 3 और यहाँ पर 4, यही तो होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है CFSE का, अब बताओगे माइनस, अब बताओगे यहाँ पर इसके साथ ऑप्शन दिया है, तो अब बताओगे यहाँ पर 0.4x प्लस 0.6y इंटू डेल्टा होता ना। चलो रखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, बताओ इसमें कितने हैं 3, अब बताओगे -4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू इसमें कितने हैं 1 डेल्टा ओ, तो 4 3 12 मतलब -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा। तब बताओ इसमें से इतना किया तो कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा ओ, और बताओ कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, -0.6 डेल्टा ओ, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बताता है CFSC4 COCl6 -, आप देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैल्यू आपको बताएगी 18,000 पर cm। द CFSC4 COCl4 2- विल बी, आप देख रहे हैं ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है और ये हमारा क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल है। क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, सेंट्रल मेटल कौन है कोबाल्ट, कौन है कोबाल्ट, लिगेंड्स कौन है क्लोरीन क्लोरीन। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ऑक्टाहेड्रल का देकर के टेट्राहेड्रल का पूछा जा रहा है, हमने तुरंत एक फॉर्मूला लिखा, भाई हम जानते हैं 4/9 इंटू डेल्टा ओ, 4/9 इंटू डेल्टा ओ 18,000 है, और आपको होता है यहाँ पर 9 दूनी 18 2000 आ जाएगा, और 2 गुणे 4 आ जाएगा आपका 8,000। तो कौन सा ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो क्रिस्टल फिट थ्योरी था, और यहीं पर हम लोग एक बात और सीखते हैं, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे होते हैं वो कलर्ड होते हैं। और कलर्ड क्यों होते हैं, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाया था क्यों कलर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ये सब उसके ड्रॉबैक्स में थे, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है। कह रहे देखो कलर आने का एक सिंपल सा रीजन है, वो है डी ट्रांजिशंस। क्रिस्टल फिट थ्योरी क्या बता रहा है आपको, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कलर आने के लिए वहां पर जो जिम्मेदार है वो कौन है, आपका डी ट्रांजिशंस। फिर सवाल आता है, चलो अगर याद करना है तो रट लेंगे, डी ट्रांजिशन नाम की कोई चीज होती है, लेकिन सवाल तो उठेगा कि डी ट्रांजिशंस क्या होता है। तो डी ट्रांजिशन ये हो जाता है, बताया गया कि जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना है तो उसमें इसका मतलब कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो चुकी है, नीचे वाले T2Z, खासकर हम ऑक्टाहेड्रल में समझ रहे हैं T2Z और EZ हो चुका है, और ऐसे वहां पर T2Z में कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, EZ में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जब इनके ऊपर हम लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट, तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है मतलब हम एनर्जी ही तो दे रहे हैं, जब लाइट पड़े मतलब एनर्जी पड़ रही है। जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाओ, अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते तो हाई एनर्जी सेल में जाता था, वैसे अब क्या हो जाता है जब उसको हम एनर्जी देते थे तो लोअर एनर्जी का मतलब T2Z का जो ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन है वो जम करके EZ में चला जाएगा, फिर वहां से जाकर के फिर वापस आएगा, जाना आना ये लगा रहता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना फिर वापस आना, इसी पूरी घटना को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डी ट्रांजिशन। और बताया गया कि जब वहां पर क्या हो जाता है कि हमारा कोई T2Z लोअर एनर्जी का जो भी डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन है
जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो विजिबल लाइट का जो खासकर हम कलर की बात करते हैं, जो विजिबल रेंज का जो रेडिएशंस होता है, विबग्योर करके हम इसको याद करते हैं, तो बताया कि उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन याद रहे, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से हमें कलर नहीं देखने को मिलता है। कह रहे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी करता है। एक को एब्जॉर्ब करेगा, किसी दूसरे को इमिट करता है। तो कह रहा है जिसको एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से कलर नहीं आ रहा है, जिसको इमिट किया है उसकी वजह से कलर आया है। और जिसको एब्जॉर्ब किया और जिसको इमिट किया, ये दोनों कलर अलग अलग होंगे, दोनों की वेवलेंथ अलग होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? कंप्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर होता है, ठीक है। और इसको ऐसा पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। कह रहे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the CFSE for most of the complexes is of the same order of magnitude as the energy of photon of visible light, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको बताता है ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज देयर फॉर पॉसिबल फॉर अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट विच देयर फाइव भी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इनटू द हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर याद रखना ये सारी चीजें किसकी वजह से हो जाता है, जब लाइट पड़ती है हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में चले जाने लगते हैं। इसी की वजह से ऐसा कुछ होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशंस, ठीक है। और आपको कहता है यहाँ पर क्या, डी ट्रांजिशंस। पता है क्या, दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व T2G एंड EG सेट टू डी ऑर्बिटल्स एंड इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं डी ट्रांजिशंस। दिस डी ट्रांजिशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ ट्रांजिशंस मेटल्स, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट विच इज इट एब्जॉर्ब। जो कलर हमें देखने को मिलता है एक्चुअली में क्या हो जाता है कि जब वो, ठीक है, जिस वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो उसको इमिट करता है, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका उसको एब्जॉर्ब किया वही हमारी आंखों पर पड़ता है, क्योंकि जो इमिट होगा वही तुम्हारे तक पहुंचेगा, जो एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहां पर होता है। तो इसलिए जिसको एब्जॉर्ब किया, जिसको इमिट किया, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। और यहां पर आते हैं, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे T2G EG सेट पड़ा था, ठीक है, इसको समझो। मान लेते हैं इनके ऊपर हम लाइट ऐसे पड़ा डाल रहे हैं, यहाँ पर H नहीं। जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट मतलब T2G, ये ग्राउंड स्टेट की घटना थी। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ पर चले जाएंगे, EG सेट में चले जाएंगे। आप देखेंगे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये ग्राउंड से वो एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चले गए, और फिर यहाँ पर आपको होता है यहाँ पर रुकेगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वापस भी आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, और साथ ही साथ उस समय क्या करता था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, इमिट भी करता है। इस बात का भी हमें ध्यान देना, इमिट करता है, एब्जॉर्ब किया और इमिट किया। तो जो इमिट किया वही हमें दिखाई देता है, जो एब्जॉर्ब किया वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जिसको एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और जिसको इमिट किया है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वहां पर कंप्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, एनर्जी लाइंग इन विजिबल रीजन। और जो अगर हमें कलर दिखाई दे रहा है, मतलब जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको इमिट कर रहा है, वो विजिबल रीजन से ही बिलोंग कर रहा है, तभी जाकर के ऐसा वहां पर हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब सवाल आता है कि कब तक डी ट्रांजिशंस होगा। तो याद रखना, फॉर डी ट्रांजिशन एक कंडीशन याद रखना, अगर आप चाहते हो कि डी ट्रांजिशन हो तो उसके लिए याद रखना कि वहां पर कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 तक का हो, ठीक है, तब भी डी ट्रांजिशन होगा, तभी कलर आएगा, ठीक है। और डी ट्रांजिशन कहां पर नहीं होगा, अगर हम कहते हैं D0 एंड D10 में कोई भी डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? अगर D0 है तो D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अब लाइट डालो कहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर D10 की बात करते हैं, तो अब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ अब अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी डालते हो, ये जंप कर सकता था तब जब यहाँ पर इसको ऊपर जगह खाली मिलती, तब ये जंप करता, लेकिन यहाँ पर जब पूरा भरा हुआ है तब भी नहीं होगा। तो याद रखना, दो केसेस में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, D0 और D10 के केस में। इसके अलावा याद रखना, यहाँ पर बताया गया D1 से D9 तक के कॉन्फ़िगरेशंस में डी ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया।
और इसी की वजह से कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऐसा आपके बुक में नहीं लिखा, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे कम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में इस बात को ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमें ऐसा पता है विबग्योर, ठीक है, ऐसे कम्प्लीमेंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% फॉलो होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हमारा सेंट्रल मेटल था, उसने क्या किया, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो वहां पर हो सकता है वो ऑरेंज को इमिट करेगा। ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो उसका कम्प्लीमेंट्री ऑरेंज होता है, तो इसको एब्जॉर्ब किया तो इसको इमिट कर देगा। तो ये एब्जॉर्ब किया तो ये दिखेगा नहीं, ये इमिट किया ये दिखेगा। फिर ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया तो ब्लू इमिट करेगा, ऐसे रेड को एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन इमिट करेगा, ग्रीन को किया तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है वायलेट को करे तो यहाँ पर क्या करे, येलो। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया लेकिन वहां पर क्या, ब्लू ग्रीन को इमिट कर रहा है। किसको कर रहा है, ब्लू ग्रीन को इमिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा एग्जैक्ट नहीं फॉलो होता, लेकिन तब भी आप अपने कॉन्सेप्ट लिए इसको याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बताइए कि कलर इन कॉम्प्लीमेंट्री टू कलर एब्जॉर्ब, उसके बाद फिर आगे क्या बताता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट in the absence of ligand crystal field splitting does not occur and hence the substances is colorless। कह रहा है कि यहां पर याद रखना कि अगर वहां पर क्या हो जाता है कि स्प्लिटिंग नहीं हुई है, मतलब लिगेंड आया ही नहीं, स्प्लिटिंग हुई ही नहीं, तब कोई कलर नहीं देखने को मिलेगा। अगर स्प्लिटिंग हो गई है और वहां पर लिगेंड्स आया तभी स्प्लिटिंग होगी, तो इसका मतलब वहां पर आप बताओगे कलर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स बताया गया, स्प्लिटिंग होगी तभी कलर होगा। जैसे आप अगर यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम, कह रहे हैं TiH2 का होल 6Cl3 है, ऑन हीटिंग रेंडर इट कलरलेस। कह रहे अगर आप इसको हीट करेंगे, एक एक करके सभी वाटर को हटा दिया, जब वाटर को आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इसके पास लिगेंड नहीं बचा, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो बताओगे वहां पर कोई कलर नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे यहां पर बात करते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इज वाइट बट CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर। कह रहे जब यहां पर था तो कोई लिगेंड्स वगैरह नहीं था, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, तो वो वाइट कलर था, कोई कलर नहीं। लेकिन वहां पर जब इसमें हम वाटर को ऐड करते हैं कुछ, तो CuSO4.5H2O ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और जा करके वहां पर ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहां पर कहता है द इफेक्ट ऑफ नेचर। अब आपको बताया कि कलर क्या हो जाता है। मैंने कहा था कि सब कुछ ये हो जाता है कि आपको बताया कि अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं, जैसे मान लेते हैं यहां पर स्प्लिटिंग हुई थी, ये यहां पर ऐसे था, ये T2Z है और ये EZ है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर जाना चाहता है तो वो डिपेंड करेगा, जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अब यहां पर क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है तो इसको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब वो यहां तक पहुंच पाएगा। स्प्लिटिंग कम है तो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस ही मायने रखता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो यहां पर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, वीक है तो कम होगा। और आपको पता है कि अगर ज्यादा, क्योंकि अब क्या कर जाता है, कितनी एनर्जी को, अगर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाकर के यहां पर हायर पे पहुंचेगा। और जब वहां पर इसका गैप कम होगा तो कम ही एनर्जी में बात बन जाती है। और हमें पता है ये ज्यादा कब करेगा, कम जब करेगा, वो तो डिपेंड करेगा लिगेंड्स के ऊपर, इनके बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स, इनके बीच में स्प्लिटिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर से नीचे आने जाने में। तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि पूरा का पूरा रोल्स, कौन सा कलर आएगा, वहां पर कहीं ना कहीं क्या डिपेंड करता है, वहां पर जो हमारा लिगेंड्स है, ठीक है, उसके ऊपर वहां पर डिपेंड करता है। फिर बताया गया यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स ऑन अ कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो। NiH2O का होल 6 2 प्लस E। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि NiH2O का होल 6 था और ये ग्रीन कलर का था, तो ईन यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बाइडेंटेड लिगेंड है और दो वाटर को हटा देता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर स्प्लिटिंग का रेंज कुछ और हो गया होगा, क्योंकि अब दूसरे लिगेंड्स भी आ गए वहां पर, तो बताया कि अब इसका कलर बदल गया, पेल ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसे और देखना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक इन तो था ही, एक इन और इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, एक और इन वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि दो वाटर को और हटा देंगे। तो आप देख रहे हैं पेल ब्लू कलर का था, कैसा था, पेल ब्लू कलर का था।
और ये क्या हो जाएगा, अब बताओगे ब्लू या फिर पर्पल कलर का हो जाता है, तो इन का होल ट्वाइस OH2O का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाता है। फिर नेक्स्ट में आपको कहता है कि अगर मान लेते हैं कि इनको और डालते हैं और यहाँ पर एक 2 मिसिंग है, ठीक है, 2 वाटर को और हटा देते हैं, तो ब्लू पर्पल कलर का ये तो था ही, अब देख रहे हैं यहाँ पर सभी वाटर हट गए, 3 ये आ गया, तो अब बताएंगे वायलेट कलर। मतलब जैसे जैसे आप लिगेंड्स को वहाँ पर एक को हटाएंगे दूसरा डालेंगे, तो इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा होगा। जब एनर्जी का कम ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि हमेशा बार बार उतनी एनर्जी को चाहे ज़्यादा हो चाहे कम उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर पे जाएगा। भाई जब कम है तो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ होती है, जब स्प्लिटिंग बदलती चली जाएगी डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड के केस में, तो कलर भी तो बदलता चला जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इस बात का ध्यान रहे, हम विजिबल रेंज की अगर बात करते हैं तो विजिबल रेंज में याद रखना विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको पता है। अगर ये आप देख रहे हैं किसका बढ़ता हुआ क्रम है, अगर वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, तो एनर्जी का क्या हो जाता है, घटता हुआ क्रम होगा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी बराबर h न्यू या फिर कह सकते हैं hc/λ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो याद रखना कि लेमडा के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्वर्सली हो जाता है। अगर लेमडा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी घट रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है। यही तो आपको रिलेशंस बताया था, ठीक है। ये न्यू क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लेमडा क्या हो जाता है। तो ये एनर्जी का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, अगर मैंने कहा कि कोई रेड वाली लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर नोट करके लिखा गया, ये कुछ पॉइंट्स है याद रखना, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गया। कहा गया वीक लिगेंड्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वीक लिगेंड्स होगा, देखना अगर वीक लिगेंड्स है तो स्प्लिटिंग क्या करेगा, कम, इनके बीच का गैप कितना कम है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो स्प्लिटिंग क्या करेगा, ज़्यादा, इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा। तो ये वीक लिगेंड्स के केस में आप बताओगे कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही बात बन जाएगी। कम एनर्जी मतलब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कम एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बताओ, मैक्सिमम ही तो होगा। एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, इसलिए कहा गया जो वीक लिगेंड्स को एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। वीक लिगेंड्स के केस में वो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो स्प्लिटिंग उसने ज़्यादा कराई होगी, गैप देख रहे हैं कितना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर उसको ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ज़्यादा एनर्जी का मतलब वेवलेंथ कैसा बताओ, कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लो क्या बोला जा रहा है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एब्जॉर्ब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहीं पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वीक लिगेंड्स अगर लाइट की बात करते हैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम, लेकिन अगर हमसे वहां पर कहा जाए एनर्जी कैसा, आप बताओगे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ, लेकिन एनर्जी क्या करोगे बताओ, मैक्सिमम। इसलिए याद रखना क्या बोला जा रहा है, वेवलेंथ बोला जा रहा है कि एनर्जी उसके हिसाब से याद रखना, मैक्सिमम एनर्जी, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक। चलो यहां पर और पॉइंट्स आपको बताता है यही, वीक लिगेंड्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ, या फिर ये भी लाइन जरूर याद रखना, मिनिमम एनर्जी, ठीक है ऐसे। और अगर एसएल का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्ब क्या करेगा, मिनिमम वेवलेंथ, लेकिन वो एनर्जी कह दो तो आपको बताएगा वहां पर मैक्सिमम एनर्जी, ऐसा कुछ वहां पर होता, ठीक। चलो क्वेश्चन बता दो यहां पर, नीट 2022 में पूछा गया, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आपको एनर्जी का ऑब्जर्व, आपको बताया एनर्जी का एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताना है, और आपको बताया जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर इन, अब बताओ कि हमें कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग और वीक है, तो वही तो आपको बताया था वहां पर ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन आगे है वाटर पीछे, यहाँ पर तीनों के तीनों इन है, यहाँ पर 2 इन है और यहाँ पर 1 इन है। तो जितना ज्यादा इन मतलब उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स उतना ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेगा, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपको कहां पर, सी वाले में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कौन सा, ए वाले में देखने को मिल रहा है, फिर कौन सा, बी वाले में। तो याद रखना ज्यादातर क्वेश्चन इससे पहले जो 2022 से पहले पूछा गया है नीट में, उसमें ज्यादातर
वेवलेंथ को पूछता था, तो पहली बार वहां पर एनर्जी को पूछा है। तो एनर्जी के लिए आपको ऐसा नहीं क्या बताओगे उल्टा ऑर्डर लगा दोगे। एनर्जी के लिए तो बताओगे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे उतना ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बताओगे थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा? सी ए बी। सी ए बी मतलब आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे क्या हो जाएगा, आपको बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा, कुछ और यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी बचे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है। थैंक यू।